नमस्कार। आज हमारे सामने भारत का एक नक्शा है जिस पर देश भर की कई महत्वपूर्ण झीलें दिख रही हैं। हाँ, और ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि भारत की जो भौगोलिक और कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत है, उसका एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, तो चलिए इसी नक्शे के सहारे भारत की कुछ प्रमुख झीलों की यात्रा करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन सी झील कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि ये झीलें इतनी खास क्यों हैं। हाँ, और ये अपने आसपास के माहौल को, मतलब इकोसिस्टम को, कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो शुरुआत उत्तर से करते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए, यहाँ डल, वुलर, नागिन, मानसबल, शेषनाग, तरसर कई झीलें हैं। जी, वुलर झील का नाम तो अक्सर सुनते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में। हाँ बिल्कुल, वुलर झील का बनना भी मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी भूगर्भीय गतिविधि के कारण हुआ है। अच्छा, और ये झेलम नदी के रास्ते में पड़ती है, तो उसके पानी के बहाव को भी कंट्रोल करती है एक तरह से। इसका साइज भी मौसम के साथ बदलता है। हाँ। और हाँ, ये एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। जी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। हाँ। बहुत से प्रवासी पक्षियों के लिए ये बहुत जरूरी है। और डल झील वो तो श्रीनगर की पहचान है। हाँ बिल्कुल, हाउस बोट, शिकारे। लेकिन ये भी सच है कि शहरीकरण और प्रदूषण की चुनौतियों का सामना कर रही है ये झील। ये एक चिंता की बात है। अच्छा, तो ये झीलें सिर्फ खूबसूरत नहीं, इकोलॉजी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। निश्चित रूप से। अब थोड़ा पूरब की ओर देखें। हिमाचल में सूरजताल और हरियाणा में दमदमा झील भी है नक्शे पर। सूरजताल नाम से ही ऊंचाई का एहसास हो रहा है। हाँ, सूरजताल काफी ऊंचाई पर है, बारालाचाला दर्रे के पास। ऐसी हाई एल्टीट्यूड झीलें अक्सर ग्लेशियर पिघलने से बनती हैं और इनका इकोसिस्टम बहुत नाजुक होता है। अच्छा, और दमदमा झील? दमदमा झील दूसरी तरफ हरियाणा में है, अरावली पहाड़ियों के पास। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तो ये काफी पॉपुलर वीकेंड स्पॉट है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और ये पानी बचाने का भी एक अच्छा उदाहरण है। और फिर आता है उत्तराखंड, नैनीताल, भीमताल, सातताल, खुरपाताल, देवरिया ताल। अरे वाह। हाँ, यहाँ तो जैसे झीलों का मेला लगा है। सही में, इन्हें झीलों का जिला या लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं शायद, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल कहते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की ये झीलें, खासकर नैनीताल, भीमताल, टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर हैं। इनमें से कई भूस्खलन या टेक्टोनिक कारणों से बनी है। और ये सिर्फ पानी या सिंचाई का स्रोत नहीं है। अच्छा, बल्कि इस पहाड़ी इलाके के तापमान को भी, मतलब क्लाइमेट को भी रेगुलेट करने में मदद करती हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और सातताल जैसी जगह तो अपनी बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है। क्या बात है। अच्छा, पश्चिम का रुख करते हैं। राजस्थान, यहाँ सांभर, राजसमंद, पिछोला, नक्की, डीडवाना, फतेह सागर झीलें। हाँ, एक रेगिस्तानी राज्य में इतनी सारी झीलें, और वो भी अलग अलग तरह की लग रही हैं। सांबर का नाम तो नमक से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। राजस्थान में आपको खारे पानी की और मीठे पानी की दोनों तरह की झीलें मिलेंगी। दोनों तरह की? जी। सांबर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक झील है। ये एक एंडोरोइक बेसिन में है, मतलब यहाँ का पानी बहकर समुद्र तक नहीं पहुँचता। अच्छा, वहीं रह जाता है। हाँ, और फिर वाष्पीकरण, एवेपोरेशन से नमक की मात्रा बढ़ जाती है। सदियों से यहाँ नमक बन रहा है। कमाल है। और डीडवाना? डीडवाना भी एक खारे पानी की ही झील है। और मीठे पानी वाले जैसे पिछोला और फतेह सागर, ये तो उदयपुर की शान है। बिल्कुल, पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद, ये ज्यादातर मानव निर्मित है, या कह सकते हैं मॉडिफाइड है। राजाओं ने बनवाई होंगी। हाँ, पुराने शासकों ने पानी की सप्लाई और शहर की खूबसूरती के लिए बनवाया था। ये उदयपुर जैसे शहरों की लाइफलाइन है। और नक्की झील वो माउंट आबू में है। नक्की झील माउंट आबू में है। इसके बारे में एक कहानी है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था। अच्छा। खैर, वो तो मिथक है, लेकिन ये राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन झील है। तो एक ही राज्य में रेगिस्तानी खारी झीलें भी और पहाड़ी मीठी झील भी। हाँ, यही तो भूगोल की विविधता है। वाकई। अच्छा, अब मध्य भारत की तरफ देखें तो महाराष्ट्र में लोनार झील, ये वही क्रेटर वाली झील है ना? जी हाँ, लोनार एक क्रेटर झील है। करीब 50,000 साल पहले एक बड़ा सा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, उससे बनी है। 50,000 साल पहले? हाँ, और ये दुनिया में बेसाल्टिक चट्टान पर बना एकमात्र ऐसा ज्ञात क्रेटर है। अच्छा, और इसका पानी सुना है वो भी कुछ अलग है? हाँ, इसका पानी खारा और क्षारीय मतलब एल्कलाइन दोनों है। इसी वजह से इसमें कुछ खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो आम पानी में नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म?
जी, सूक्ष्म जीव, और कभी-कभी इसका रंग गुलाबी भी हो जाता है। गुलाबी क्यों? वो इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से। तो ये झील भूवैज्ञानिकों और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए एक नेचुरल लैब जैसी है। कमाल है, पृथ्वी पर अंतरिक्ष के टकराव का ऐसा जीता जागता सबूत। अच्छा, अब पूर्व और पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कांवर झील दिख रही है? कांवर झील, हाँ। इसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झीलों में से एक माना जाता है। ऑक्सबो झील, ये क्या होती है? ऑक्सबो झील तब बनती है जब कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है और उसका जो पुराना घुमावदार हिस्सा होता है वो मुख्य नदी से कटकर अलग हो जाता है। अच्छा, नदी का छोड़ा हुआ हिस्सा। हाँ बिल्कुल, ये बूढ़ी गंडक नदी के पुराने रास्ते से बनी है। पक्षियों के लिए, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। लेकिन शायद यहाँ भी कुछ दिक्कतें हैं। हाँ, इसे भी अतिक्रमण और गाद भरने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जानना जरूरी है कि इन झीलों की सुंदरता के साथ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। बिल्कुल। अब सिक्किम चलते हैं। गुरु डोंगमार और चोलामो झील, नाम सुनकर ही लगता है ये बहुत ऊंचाई पर होंगी। हाँ बिल्कुल, गुरु डोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। 17,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर। 17,000 फीट? जी, और इसे बौद्ध और सिख दोनों धर्मों में पवित्र मानते हैं। अच्छा। हाँ, सर्दियों में ये जम जाती है, बस एक छोटा सा हिस्सा छोड़कर। मान्यता है कि गुरु पद्मसंभव ने उसे जमने से रोका था। दिलचस्प। और चोलामो झील? चोलामो झील भी इसी इलाके में है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में गिनी जाती है। तीस्ता नदी यहीं से निकलती है। वाह। इन ऊंचाई वाली झीलों का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक होता है और क्लाइमेट चेंज का असर इन पर जल्दी पड़ता है। इतनी